हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम जो कि आपका आगामी 11 मार्च को होने वाला है, ठीक है, इस संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा और आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाता है। क्योंकि पढ़ाई केवल करने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। मैंने से काफ़ी लोगों को देखा है जो कि मतलब दिन रात पढ़ते हैं लेकिन उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के अलावा भी ध्यान रखना है। और इसके पहले भी मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था इसी इसी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसको जाकर देख लीजिए। उससे मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए आपको केवल पढ़ाई नहीं करना है बल्कि उसके अलावा और भी कुछ बातों को ध्यान रखना है। और कौन कौन सी बातें हैं उन सभी बातों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस जाकर देखिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि बस केवल हम मेहनत कर लेंगे, दिन रात पढ़ लेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि केवल एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो केवल पढ़ाई से नहीं होगा, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। और ये अब कैसे, तो मैं जब आप उस वीडियो को देखिएगा, मैंने सब कुछ बताया है। लगभग उसका 18 मिनट का वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए तो चीज़ आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो में फाइनली आपको बता दूंगा कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। क्योंकि मैंने भी 2 टाइम्स इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम को क्लियर करी है, तो इसीलिए मेरे पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जिसके बेस पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। चलिए मैं फाइनली आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। और अभी से शुरू कर दीजिए, बिकॉज अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए फ़िलहाल मेरे हिसाब से अराउंड 15 डेज बचे हैं, तो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसीलिए इसी दिनों में आपको जो अंतिम तैयारी है उसको एक नए सिरे से लेकर चलना है, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में को क्रैक करने में मदद करेगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन कोस्ट का सिलेबस। हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे, जो सिलेबस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए मैं आपको फाइनली जो इंडियन कोस्ट का सिलेबस है मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फाइनली वहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बात करूँगा वैकेंसीज़ की। तो यहाँ जो वैकेंसीज है मैं बात करूँगा जीडी का, जनरल ड्यूटी का। तो वैकेंसी कितनी है, 112 जनरल में है, AWS का 28 है, OBC का 72। ठीक है। टोटल आपका 260। यहाँ की वैकेंसी कितना है, 260 वैकेंसी का टोटल है। जो कि एक, अगर आप देखें कंपटीशन लेवल का, तो इसमें बहुत ही एक अच्छा खासा लेवल रहने वाला है कंपटीशन का। बट आपको डरना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है। आप ये देखिए कि डीबी में कितना वैकेंसी है, आपको देखिए केवल 35 ही है। आपको तो अगर जीडी के लिए आप अप्लाई किए हैं तो आपके पास तो फिर भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। इसीलिए आपको एक सच्ची जो लगन है और एक सही जो तरीका है, स्मार्ट वर्क है, वो आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ कि वैकेंसी जो है 260 है, तो इसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट हो जाए तो आपका वैकेंसी है वो थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। तो लेकिन अराउंड मान के चलिए कि 260 वैकेंसी है। ठीक है। अब चलिए, ये तो वैकेंसी की बात हो गई। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि कंपटीशन का लेवल एक अच्छा सा रहने वाला है, तो आप सीरियस होकर इसके लिए तैयारी कर सकें। चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे देखिए जो चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे आपको भी पता होगा कि पहले जिस एग्ज़ाम होता था उसमें डीबी का जीडी का अलग अलग होता था, लेकिन अब उसको कंबाइन कर दिया गया है। और अगर आप जीडी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको डीबी में भी पास होना पड़ेगा। जीडी में जब तक आप डीबी पास नहीं होंगे तब तक आप जीडी में आपको जीडी में आप फेल हो जाएंगे अगर आप डीबी में पास नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि आपका जो सेक्शन होता है ना, जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दो में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 सेक्शन का एग्ज़ाम देना होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है मेरे हिसाब से, जैसे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो डीबी में कितना क्वेश्चन रहता है, डीबी में आपका 60 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन आता है। और 50 नंबर का रहता है आपका जीडी के लिए, जिसमें 25 का मैथ और 25 का फिजिक्स रहता है। तो टोटल हो गया 110। 110 में आपका मेरिट बनता है। ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं तो जो हमारा 110 है इसमें आपका मेरिट अगर बात करूं तो इस बार जैसे 72 73 के आसपास, इस बार तो 80 अराउंड 80 के आसपास गया था फाइनल मेरिट। तो वहाँ तक आपको
मतलब आपको 70 से अब आना ही चाहिए किसी तरह से। तो जो आपका डीबी है और जीडी है, तो देखिए आपको सेक्शन 1 में भी उतना ही मेहनत करना है जितना सेक्शन 2 में मेहनत करना है। अगर आपका मैथ रीजनिंग का लेवल कुछ अच्छा है तो आप चाहें तो इसमें डीबी में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप दोनों मेहनत करें, जीडी में भी और डी में भी, क्योंकि दोनों के अगर मार्क्स अच्छा आता है तो आप फाइनली आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि 60 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आता है डीबी में। तो ये हुआ आपका। अ, आपको देखना है, लिखा भी है कि पासिंग इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में कंपल्सरी है, मतलब दोनों में आपको पास होना जरूरी है, तभी आप जीडी के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। और मार्क्स आप यहाँ देख के पता चले कि यहाँ पे लिखा है 30 नंबर या 27 नंबर लाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मिनिमम आपको क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 30 नंबर ला दें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आपका जो मार्क्स है ना, आपको मार्क्स मैक्सिमम लाना है, अराउंड कम से कम तो 70 प्लस आना ही चाहिए, तभी आप फाइनल मेरिट में अपना जगह बना पाएंगे। 70 प्लस आना ही चाहिए, ठीक है। और आप 80 प्लस आते हैं तो और भी बढ़िया है, तब तक आप टॉप करेंगे। तो बट इसमें आपका अराउंड आपका उतना आना ही चाहिए। तो अगर इसमें मैं मार्क्स की बात करूँ, तो अगर आप जैसे नाविक डीबी में आपका 60 नंबर का एग्जाम होता है, तो 60 में कम से कम अगर आप अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज है मैथ रीजनिंग का और जीके जीएस का और इंग्लिश का, तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें आप अराउंड कम से कम मेरे हिसाब से अगर 60 नंबर है तो कम से कम आपको 40 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप 40 यहाँ से लाते हैं, ठीक है, अगर 40 यहाँ से लाते हैं और जीडी में आपका जो एग्ज़ाम होता है, इसे आपको पता होगा कि 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, 25 मैथ और 25 फिजिक्स। तो इसमें 50 में अगर आपका 30 भी आता है, ठीक है, 30 या 35 प्लस आता है, तो आप आराम से एक सेफ जोन में होंगे और आपका 70 प्लस मार्क्स आएगा। और आप फाइनल मेट में, क्योंकि फाइनल मेट भी इस बार 70 के आसपास ही बनी थी, ठीक है, 72 मार्क्स गया था। तो इसीलिए आपको जो मार्क्स है वो एक बेहद ही स्टडी की तरह बनाकर लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए डीबी में कभी क्या होता है कि क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं रहता, बिल्कुल इसी क्वेश्चन रहता है मेरे हिसाब से। तो आप इसमें अच्छा वेल स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है तब कर सकते हैं। और क्योंकि डीबी में क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल आसान रहने से आप जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जीडी में अक्सर देखा जाता है कि मैथ तो क्वेश्चन कैंडिडेट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो फिजिक्स क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, वो थोड़ा सा पेचीदा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जीडी में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करें। प्रैक्टिस तो आपको दोनों के लिए करना है, बट जीडी में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें आपका मार्क्स कम से कम 40 प्लस आना ही चाहिए, तभी आपका सेफ जोन में हम होंगे, ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 में। अब मैं बात कर रहा हूँ इसका जो डिटेल सिलेबस का। देखिए उसका डिटेल सिलेबस है, जिसका आपको पता होगा कि इसका जब आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 2 सेक्शन का एग्जाम देना होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो जो आपका सेक्शन 1 होगा उसमें आपका मैक्सिमम मार्क 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है और टाइम रहता है 45 मिनट। देखिए समय कितना कम दिया गया है, मतलब आपको अगर प्रैक्टिस उतना वेल नहीं है तो आप इसमें फंस जाएंगे। क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 60 मिनट का एग्जाम तो आपके यहाँ 45 मिनट टाइम रहता है, तो इट में एटलीस्ट आपका तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा आप देख लीजिए। मैथ आपका 20 क्वेश्चन पर जाएगा मैथ का, और साइंस से क्वेश्चन रहेगा 10 ठो, और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग का 10 और जीके का 5। मतलब जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, उसको आप ध्यान से देखिए। तो मैथ आपका कौन सा रहेगा, मैथ रहेगा आपका नॉन टेक्निकल, ध्यान रखना आपको, यहाँ पे आपको टेक्निकल में नहीं पूछा जाएगा। टेक्निकल मैथ रहेगा आपको सेक्शन 2 में, बट सेक्शन 1 में क्या रहता है वही थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह प्रॉफिट लॉस इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन रहता है, आप उसको इजीली सब कर लें अगर आपको प्रैक्टिस है तो, ठीक है। इसीलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए। और साइंस अगर 10 मार्क्स का है तो 10 में आप इजीली 6, 7, 8 तक स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में आपका 15 मार्क्स का हो जाता है, तो इंग्लिश का 15 मार्क्स का है, तो इसमें आपको आउट ऑफ कम से कम 10 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 12 स्कोर रहता है बहुत अच्छा है, 12 स्कोर बहुत अच्छा माना जाएगा अगर इसमें करते हैं तो। इस तरह से देखा जाए। और रीजनिंग में भी 10 नंबर का है, तो आप इसमें 5-6 तो ईजिली कर ही लेंगे। और जीके में तो आपको जैसे 5 नंबर लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 5 में 5 सॉल्व कर लें। 5 में मुश्किल से मेरे हिसाब से 3 ही बनेगा, 2-3 ही बनेगा। तो इस तरह से अगर एवरेज देखा जाए तो इसमें आपका मार्क्स जो है आपका आउट ऑफ 60 में कम से कम 45 तो आना ही चाहिए। मतलब 45, 50 आ जाए तो बहुत अच्छा है, 50 प्लस आ जाएगा तो काफ़ी बढ़िया है। अगर उतना आ रहा है तो इतना मार्क्स आपको इसमें लाना पड़ेगा। तो अगर आप सेफ जोन में है तो अगर आप इसमें 45 लाते हैं, और इसमें आपको जब आपका सेक्शन 2 है उसमें आप मैथ जैसा अगर 25 मार्क्स का है,
जिसमें आप अगर 20 भी लाते हैं, 20 आप मैथ में ला दीजिए और 20 आप कुछ कीजिए कि फीस में आ जाए। 20 नहीं भी आए फिर अगर 15 भी आता है तो आराम से 30 मार्क्स यहाँ हो जाएगा, तो 30 मार्क्स यहाँ हो जाएगा और 45 वहाँ आराम से 75 हो जाएगा। 75 एक बहुत ही बेस्ट स्कोर है आपका सेक्शन के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में सेलर बनने के लिए। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना मार्क्स आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये तभी होगा जब आप पूरी तरह से प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान फोकस करेंगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप अब सिलेबस पीछे आपको नहीं भागना है। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाया है, उसको आप रिवाइज कीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस डेली आप करना है। कम से कम एक सेट तो डेली लगाना है, अगर संभव हो तो 2 सेट लगा सकते हैं। और सेट लगाने के बाद जैसे ऑनलाइन अगर सेट लगाते हैं तो ऑनलाइन भी अच्छा है। आप टेक्स्ट बुक है या और भी परीक्षा ऐप है और भी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा ये रहेगा कि अगर आप चूँकि एग्ज़ाम ऑनलाइन दे रहे हैं तो आपका टेस्ट है वो भी ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन उतना खास फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपको लगेगा कि यार बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसे कर लूँगा, बट जब आप उसे करने चलेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम टेकन लगेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बखूबी नहीं किया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे मेन फार्मूला क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी और उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग क्या होते हैं कि सेक्शन 1 2 तो क्वालिफाई कर गए और साथ में हमारा स्टेज 1 भी क्वालिफाई हो गया, स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर गया, लेकिन बाद में हम लोग फाइनल मेरिट में आउट हो जाते हैं। तो आपको वहाँ तक नहीं, आपको ऐसा मार्क्स लाना है कि आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएं, आपको कोई ऐसा डर नहीं रहे कि नहीं होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आपको जैसे मैं अपना मार्क्स बताया कि कैसे कैसे आप कितना कितना किस सेक्शन में लाएंगे तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। और यकीन मानिए कि आपको जितनी मैं चीज़ मैं आपको बताई वो सब कैसे होगा, तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। बस एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जो भी आपको प्रॉब्लम फंस रहा है, ठीक है, उसको आप डिटेल में एनालाइज कीजिए। देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है सर, बेस्ट मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, आ गया और ऑप्शन फोर्थ दिया गया। फोर्थ ऑप्शन कौन कौन सा है, एक है एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक है आपका प्रेशर, ठीक है, और एक है लेंथ, ठीक है, और एक है हीट। तो आपको आंसर पता होगा इस वेक्टर क्वांटिटी कौन होगा, आपको पता है एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जब आपने देखा कि एक्सेलरेशन इसका राइट आंसर मतलब लिख गया, लेकिन आपको जब आप इस क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के बाद ये होना चाहिए कि आपने आंसर तो एक्सेलरेशन सही किया है, बट बाकी जो 3 ऑप्शन जो छूट गए उसको आपको क्या करना है कि फिर से उसको देखना है कि यार अगर हीट है तो हीट से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। हीट आ गया, हीट से संबंधित कौन कौन से हीट के टाइप्स होते हैं, उनसे संबंधित क्या फार्मूलाज होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट सेल्सियस का रिलेशन क्या होता है, उस चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए यार, थोड़ा सा चलना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में। और क्योंकि आपको ऑप्शन के साथ पकड़ के उसके साथ खेलना है, ठीक है, ऑप्शन के साथ आपको खेलना सीख गए तो यकीन मानिए जिस दिन आप इस खेलना सीख गए उसी दिन आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी फंडा क्या है यार, हम लोग बस जल्दीबाजी में रहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करें और सेट लगाएं और बात खत्म। बट आप कैसे नहीं करना है, जैसे कि आप एक्सेलेरेशन सही कर लिए लेकिन बाकी जो ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे हीट बचा हुआ था, हीट को आप क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए। बाकी जो अन्य 2 ऑप्शन है, ठीक है, उसको भी आपको लेंथ हो गया, मैं जो भी आपका ऐसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ऐसे आपका जो भी आप MCQ सॉल्व कर रहे हो प्रैक्टिस लगाते वक्त, तो आपको जब आपका सेट जब आपका टाइम ओवर हो जाए, बाद में आप अपना आंसर चेक करें और चेक करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता है इसमें आपको केवल आंसर नहीं ढूंढना है बल्कि बाकी जो ऑप्शन बचते हैं 3 ठो उसको भी आपको एनालाइज करना है। बस यही एक तरीका है, स्मार्ट तरीका, जिससे आपको कहीं भी कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको पैसा खर्च की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक फ्लुएंट फैमिली से हैं तो आप जाएँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा, बट अगर आप एक गाँव से हैं, अगर आप एक मध्यम वर्ग से हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो उतना तो एफर्ट नहीं होगा कि आप जाकर किसी दिल्ली या देहरादून वगैरह जाकर आप कोचिंग करें इसके लिए। तो मेरा एक सिंपल सा फंड रहता है कि मैंने भी गांव से इस एग्ज़ाम को 2 बार क्रैक करी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इसी चैनल पे उस वीडियो को डाला हूँ कि हाउ टू क्रैक इंडियन कोस्ट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है डिटेल में, क्योंकि चीज़ों को एनालाइज करने का एक तरीका है, वो आपका दिमाग से डायरेक्ट उसे अटैच होता है और वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
जब आप चीज़ों को जोड़ के पढ़ेंगे ना तब आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसे सिलेबस कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और उसमें सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात है। और ये तभी होगा जब आप बहुत सारे फैक्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। अगर वो आपको आज जिस दिन आ गया उस दिन आप इंश्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी काफ़ी इसमें मेहनत करी थी, तब मुझे चीज़ों को पता चला कि यार ऐसे किया जाता है तो इस तरह से होता है। और इसी की हेल्प से मैंने 3-4 एग्जाम को क्रैक करी है बैक टू बैक, तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो बस इसी को आप फॉलो करें, आप प्रैक्टिस से लगाएं। अभी आपको नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको नया चीज़ नहीं पढ़ना है, आप प्रैक्टिस से लगाएं जितना ज़्यादा हो सकता है। और साथ में आपको जिस तरह से मैंने बताया कि आपको कैसे क्वेश्चन के साथ खेलना है, ऑप्शन के साथ खेलना है, आपको क्वेश्चन को आपको कैसे एनालाइज करना है वो आप करें, और साथ में उसको बार बार रिवाइज करें। बस यही एक फंडा है सिंपल सा, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। बाकी जो आपका बचता है, जैसे आपको एग्जाम में पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। आपको एग्जाम से पहले मैं ज़रूर लेकर आऊँगा कि आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, किस यूए से करना है, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, इसी आशा विश्वास के साथ ऑल द बेस्ट। और इन्जॉय कीजिए अपने पढ़ाई का, जितना प्रेम हो सके उस पढ़ाई से उतना प्रेम करें और अपना पढ़ाई जारी रखें, अपना स्टडी जारी रखें, क्योंकि यही एक मंजिल है जो आपको एक अलग फीलिंग्स दिला सकती है। अ, इस कंपटीशन की दुनिया में आपको अलग पहचान दिला सकती है। आपकी यही मेहनत और यही जुनून हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये कहा गया है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, अगर आपके सीने में आग है ना, तो ये एग्ज़ाम क्या चीज़ है, आप बड़े से बड़े कंपटीशन लेवल को भी पास कर सकते हैं। ये छोटी सी एग्ज़ाम है कोस्ट गार्ड। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि हमको अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाना है। ठीक है, बाद बाकी का आपको ध्यान रखना, आपस में अपन मेहनत करें, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान को केवल कर्म करना चाहिए, फल चिंता नहीं करना चाहिए। तो आपको डोंट वरी अबाउट रिजल्ट। ठीक है, ऑलवेज बी फोकस ऑन योर स्टडी, कि हाउ टू स्टडी, और आपको इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और यार ये चैनल आप ही लोग के लिए है, तो प्लीज़ वीडियो का आपको अच्छा लगा हो मेरा ये तरीका, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में उन सारे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो कि इंडियन कोस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इससे आपका ही भला होगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किसी को पॉजिटिव चीज़ फैलाते हैं तो हमें भी पॉजिटिव चीज़ आती है। तो इसीलिए आपसे यही आशा और विश्वास है कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे, और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो कि बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, जो घर से उतना धनी नहीं है, बट उनका इच्छा है कि हम भी वाइट यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि चीज़ें हैं ना वो एक स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार इस तरह के वीडियो भी आप लाऊंगा। और साथ में मैंने सोचा है कि एक मैराथन क्लास लाया जाए यूट्यूब पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, साथ स्पेशल जीडी के लिए लाऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी लाऊँ तो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम ही मिल जाए, कि मेरा एक ही मकसद है यार कि मेरे भाइयों का सिलेक्शन हो। ठीक है, उन सारे बच्चे जो बाहर जाकर कोचिंग करते हैं, मैं उनसे मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं अपना स्ट्रेटजी के द्वारा आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, थैंक्स।